सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लियर करने वाले हैं, जो कि हमारा नाम है जीवों की संरचना। ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में है। कौन सा लेसन हमारा? जीवों की संरचना। उसको आज हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, जो है कि हमारा सेल का फिगर है। सेल यानी कि कोशिका का फिगर है, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग सीखेंगे जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप एग्ज़ाम में गलत भी कर सकते हैं, और हो सकता है उन्हीं में से जितने पॉइंट बताऊँगा उन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन आ जाए। 80% आ सकता है, 20% नहीं आ सकता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अभी साइंस की एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई गई, एक भी टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको साइंस पढ़ाया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बाद में तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो तुम्हारे सामने फिगर बना है, इस फिगर को हम लोग कहते हैं जंतु कोशिका। इस फिगर को कहते हैं हम लोग जंतु कोशिका। देखिए कोशिका, अब जो जीवों की संरचना है, इस तरफ मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लिख कर बताऊंगा, उसके बाद आपको फिगर समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रत्येक जीवधारी जो है वो कोशिकाओं से बना होता है। कोई एक कोशिका से बना होता है, कोई बहु कोशिकाओं से बना होता है ना, लेकिन कोशिकाओं से जरूर बना होता है। तो कोशिका किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कोशिका किसे कहते हैं, तो जो बेटा होती है कोशिका, कोशिका हमारी सूक्ष्मतम इकाई होती है, हमारे जीवन की सूक्ष्मतम इकाई होती। तो कोशिका किसे कहते हैं? तो हम लोग लिख भी सकते हैं कोशिका, कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम इकाई होती है, सूक्ष्मतम इकाई होती है। याद रखना। देखिए, अगर लिखा समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी आवाज़ से ही लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इतना धीरे बोल सकता हूँ। जिससे लिखिए, जैसे मैंने कहा कोशिका किसे कहते हैं, तब आपको कहना है कोशिका हमारे जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। क्लियर है ना? कोशिका किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कोशिका किसे है, ये हमको पता चल गया। लेकिन अब ये जाने कोशिका की खोज किसने किया। तो जो कोशिका की खोज था, इसके जो खोज किया है वो खोज किए हैं तुम्हारे रॉबर्ट हुक ने। किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, आप लोगों को दिख रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा है ना, रॉबर्ट हुक ने। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जो मेरे रॉबर्ट हुक भैया थे, जो मेरे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने कोशिका की तो खोज की थी, लेकिन इन्होंने जंतु कोशिका की खोज नहीं की थी। इन्होंने पादप कोशिका की खोज की थी। इन्होंने पेड़ का कार्क जानते हो ना, जिसे हम छाल बोलते हैं, जो पेड़ की ऊपरी परत होती है जिसको छाल बोलते हैं ना, उसमें इन्होंने कोशिका की खोज की थी। और कौन सी कोशिका थी? पादप कोशिका। वो भी थी कैसी? वो मृत थी। तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इन्होंने जो खोज किया था वो मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक, मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दे, इन्होंने किस सन में किया था पता है? इन्होंने किया था 1665 में। इन्होंने 1665 में मृत पादप कोशिका की खोज किया था। क्लियर? देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन बन सकता कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। दूसरा प्रश्न बन सकता है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किस सन में की गई, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में की गई। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने किस कोशिका की खोज की, तो पादप कोशिका की खोज की। वो भी मरी हुई थी, जीवित नहीं थी, मरी हुई थी। क्लियर? इतना क्लियर? अच्छा, अब इन्होंने जो पादप कोशिका की खोज की, मरी हुई की, लेकिन इनके बाद एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। वो कौन थे? वो आपको पता कौन थे? जो कि इन्होंने मृत कोशिका की खोज कर दी, लेकिन उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। वो हमारे वैज्ञानिक थे, वो थे हमारे लीवेनहॉक। वो हमारे वैज्ञानिक थे लीवेनहॉक। देखिए, इसके बाद आए एक वैज्ञानिक हमारे लीवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज किया। तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ नीचे, जीवित कोशिका की खोज इन्होंने की। और कब किया? तो इन्होंने किया 1674 ईस्वी में। इन्होंने किया 1674 में। देखिए 65 में हमारी कोशिका तो खोजी जा चुकी थी 1665 में, लेकिन वो कैसी थी? मरी थी। उसके बाद जो हमारे लिविनहॉक आए, उन्होंने
1674 में अपनी कोशिका खोजी जो कि जीवित कोशिका थी, और वो कौन सी कब खोजी? 1674 में। तो इतना क्लियर हो गया ना, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका मृत को किसने की, और इस टाइप के मैंने 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर अपने पढ़ लिए। इतना क्लियर है ना। अब चलिए हम लोग अपने कोशिका, देखिए ये हो गया मेरा कोशिका का बेस, ये हो गया मेरा सेल का बेस। ठीक, अब हम लोग क्या सीखेंगे कि जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर का टॉपिक है क्या? कोशिका का संरचना, कोशिका की संरचना, यानी कोशिका में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें बताई होती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंगतंत्र हैं जो कि अपना अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार कोशिका के अंदर बहुत अलग अलग अंगतंत्र हैं, बहुत अलग अलग सब चीज़ें हैं जिनका प्रत्येक का कार्य अलग अलग है। वही चीज़ अपन लोग अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि अभी उसमें से पूछ लिया कोशिका के किसी एक अंग से कोई एक टॉपिक उठा लिया कि बताइए सर केंद्रक का क्या कार्य होता है कोशिका के अंदर, तब यार आप तो अगर पता नहीं है तो बता तो पाओगे नहीं। इसीलिए बेटा हर चीज़ क्लियर कराऊंगा, सब कुछ क्लियर कराऊंगा, बस अर्थे आपको वीडियो पूरी का पूरी देखना है और समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर समझ में आएगा तभी आपसे लाइक मांगूंगा, अदरवाइज आपसे लाइक बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा। क्लियर? चलिए ये चीज़ें नोट कर लिए आप लोग, ये चीज़ें नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम इकाई होती। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। मृत कोशिका थी, वो भी पादप कोशिका थी। उसके बाद एक हमारे वैज्ञानिक आए लीवेनहॉक ने 1674 में अपनी जीवित कोशिका की खोज किया। एकदम क्लियर? चलिए अब इस टॉपिक को एक एक करके हम लोग समझते हैं, इस टॉपिक को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं हमारा क्या होता है इसमें। देखिए आपको फिगर दिख रहा है, देखिए जो फिगर दिख रहा है उसको थोड़ा अच्छे से समझना। हो सकता अगर कोशिका की संरचना आएगा, अगर पेपर में कोशिका की संरचना आएगा तो उसमें आपको फिगर भैया एकदम पक्का बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? फिगर एकदम पक्का बनाना पड़ेगा। जैसे आप हाई स्कूल इंटर में थे और वहाँ पर साइंस में कोई क्वेश्चन आ जाता था जिसको क्वेश्चन था कि इसको विस्तार से लिखो, तो विस्तार का मतलब क्या होता था? आपको फिगर को इंक्लूड करना है, अदरवाइज आपके नंबर कट हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर संरचना आएगी तो आपको फिगर तो बनाना ही बनाना। फिगर एक बार माइंड में सेट कर लोगे, लाइफ में कभी भी फिगर को भूलोगे नहीं। देखिए ये मेरी हो गई कोशिका, बिल्कुल हो गई ना। और ये कोशिका की जो सबसे ऊपरी परत है, यानी ये वाली परत, ये सबसे ऊपरी परत है, इस परत को हम लोग कहते हैं अंतःप्रदब्धि जालिका, सॉरी कोशिका भित्ति। इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, कहीं लिखा होगा, ये देखो लिखा, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। ये सबसे ऊपरी वाली परत को हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। अच्छा, अब कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता पता है? कोशिका भित्ति का कार्य होता है कि जो हमारी कोशिका से बाहर और अंदर जो हमारी क्रियाएं होती हैं वो केवल मतलब भर की क्रियाएं करता है, वो केवल मतलब भर की क्रियाएं करता है, सभी क्रियाएं नहीं करने की। जो इससे बाहर पदार्थ जाएंगे और इससे बाहर पदार्थ आएंगे, तो जिनकी आवश्यकता इससे बाहर होगी वही जाएंगे और जिसकी आवश्यकता इसके अंदर होगी वही आने देता है हमारा क्या? कोशिका झिल्ली। अदर पदार्थों को आना वर्जित है, ऐसे समझ लें। अदर पदार्थ ये हमारी कोशिका झिल्ली ना तो अंदर लेती है और ना ही अंदर भेजती है। कौन सी? कोशिका झिल्ली। क्लियर हो गया ना कोशिका झिल्ली क्या होता है? अभी एक एक करके इसको समझेंगे। ठीक, यहाँ पर मैं आपको फिगर समझा रहा हूँ। फिर मैं बात करूँ अपने केंद्रक की, केंद्रक की। तो केंद्रक क्या होता है? देखिए केंद्रक हमारा कोशिका जो होता है ना, इसको नियंत्रण करता है, इसका नियंत्रण केंद्र होता है। यूं कह ले तो इसका ये मैनेजर होता है। जैसे किसी बैंक का मैनेजर होता है तो क्या करता है कि बैंक के कर्मचारियों को आदेश देता तुम ये करो, वहाँ ये आवश्यकता है, उन्होंने इतना कर्जा लिया है उनसे लेकर आओ, हर चीज़ें बताता है। ठीक उसी प्रकार केंद्रक का कार्य भी वही होता है। केंद्रक कहता है चले जाओ माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये चीज़ की कमी है, अंदर कोशिका द्रव्य नहीं है, ऐसा करके ये सब हमारा क्या बताता है? ये बताता है मेरा केंद्रक। क्लियर बच्चा लोग? इतना क्लियर हो गया ना। उसके बाद मैं बात करूँ, ये हमारी जो होती है आपको दिख रही होगा कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी डिजाइन, इसको हम लोग कहते हैं अंतःप्रदब्धीय जालिका। इसको क्या कहते हैं? अंतःप्रदब्धीय जालिका। और यहाँ से एक पॉइंट याद रखना, जो तुम्हारी अंतःप्रदब्धीय जालिका होती है, वो बेटा लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ये क्वेश्चन कभी कभी सीधे एग्जाम में पूछ लेता है कि जो मेरी अंतःप्रदब्धीय जालिका है वो किससे बनी होती है? तो आपको याद रखना है सर मेरी अंतःप्रदब्धीय जालिका लिपिड तथा प्रोटीन से बनी होती है। इतना क्लियर हो गया अंतःप्रदब्धीय जालिका। अभी एक एक करके सबको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक,
बहुत अच्छे से एक एक करके सब कुछ समझेंगे। पहले स्ट्रक्चर समझ लें, पहले हम लोग सांचा समझ लें, इसका अपने कोशिका का सांचा समझ लें, उसके बाद मेन तो हम लोग अभी एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले। आज की वीडियो में कोशिका पार्ट तो आपका एकदम से क्लियर होने वाला है। ठीक, चलिए अब हम लोग अपने अगले चलते हैं, जो कि है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये भैया बहुत अहम रोल अदा करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर। ये क्वेश्चन आपके यहाँ सेकंड सेमेस्टर वाले जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, इसमें पूछा भी गया है कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को दे कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा सबको देता है, इसीलिए इसे ऊर्जा घर कहते हैं। जैसे बिजली नहीं होती है, बिजली लाइट जिसको कहते हैं, उसका एक पावर हाउस कहीं एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होता है, वहीं से लाइट सब तरफ भेजी जाती है। ठीक उसी प्रकार के ये जो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये कोशिका के अंदर जितने भी हमारे अंग हैं उनको ये ऊर्जा देता है। क्लियर है ना? एकदम बिल्कुल क्लियर है। इसको पावर हाउस भी कहते हैं। अब उसके बाद नीचे आपको ऐसी कुछ संरचना दिख रही होगी, डंडों के समान ऐसी कुछ संरचना दिख रही हो, इस संरचना को हम लोग कहते हैं गाल्जी काय। इसको क्या कहते हैं हम लोग? गाल्जी काय। अब इसका ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर में बनाना पड़ता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें, ये जो आपको पॉइंट दिख रहे होंगे, ब्लैक ब्लैक पॉइंट कहीं कहीं लगे हैं, ये वाले पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। इसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। ठीक, क्लियर? इसको कहते हैं राइबोसोम। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा एक अंडाकार आकृति, इसको एक अंडाकार आकृति दिख रही है, इस आकृति को हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। इसको क्या कहते हैं हम लोग? लाइसोसोम। और इसमें से एक चीज़ अभी बनाया नहीं हमने, क्या? देखिए इसके अंदर क्या होता है? पूरा तरल पदार्थ भरा होता है। इसके अंदर पूरा येलो कलर का तरल पदार्थ भरा होता है, यानी पीले कलर का तरल पदार्थ भरा होता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव होता क्या है? कोशिका द्रव मेरा येलो कलर का होता है, जो कि मेरे कोशिका के अंदर पूरे कोशिका में भरा हुआ होता है। क्लियर हो गया ना? जैसे हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, ठीक उसी प्रकार कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य है। इतना क्लियर? अब एक एक पॉइंट को अपन लोग बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले। आप लोग इसको जरा अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। चलिए, ठीक, समझ में आ गया ना इतना? अब हम लोग एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। कोशिका के जितने अंग हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, उन सभी अंगों को हम लोग एक एक करके अच्छे से सीखने वाले हैं। एक एक करके बहुत अच्छे से सीखेंगे। बस आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंटों को नोट कर लेना है, जो कि लगे आपको हाँ ये हमको नहीं आता है या हमको इनको याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए पहला जो मेरा आता है वो होता है केंद्रक। पहला मैं पढ़ूंगा मेरा केंद्रक, क्योंकि केंद्रक होता नहीं, कोशिका में होता है कि नहीं होता केंद्रक। अब जब मैं केंद्रक पढ़ने वाला हूँ तो इसकी यार खोज तो किसी ने की होगी, है कि नहीं भाई? जैसे कोशिका की खोज किसी ने की, ठीक उसी प्रकार केंद्रक की खोज तो किसी ने की होगी। तो जो तुम्हारी केंद्रक की खोज थी, देखते हैं इसकी खोज किसने किया था। तो जब इसकी मैं खोज बात करूँगा, इसकी खोज, तो इसकी खोज तुम्हारी किए थे रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज किया था तुम्हारे रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? 1831 में। समझे ना? देखिए कोशिका और केंद्रक, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि जो कोशिका की खोज किया था उसको भी रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने किया था, बस उनका नाम रॉबर्ट हुक था। लेकिन जो केंद्रक की खोज किया है, इन्होंने किया है रॉबर्ट ब्राउन ने। ये बच्चा लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है। रॉबर्ट तो भूल जाओगे, जल्दी जल्दी में अगर याद करोगे तो भूल जाओगे। तो हमको ना थोड़ा टाइम देकर एक बार अच्छे से याद कर लो, फिर माइंड में सेट हो जाएगा। केंद्रक की खोज मेरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। इतना क्लियर? अब हम देखेंगे कि ये मेरा जो केंद्रक कोशिका में पाया जाता है, इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करता है। तो इसका मुख्य कार्य हम लोग देख लेते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पदार्थों का, या ऐसे कुछ समझ लें, जो इसका मुख्य कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर कार्य संचालन। कोशिका के अंदर कार्य संचालन, चाहे पदार्थों का संचालन कह लो या कार्य संचालन कह लो, कोशिका के अंदर कार्य संचालन।
अब कार्य क्या होंगे भाई, कोशिका के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, अब बहुत से कार्य होते हैं कोशिका के अंदर, उन कार्यों का संचालन करता है। जैसे घर का एक मुखिया होता है, वो सभी काम देखता है। जैसे शादी समारोह होती है तो लोग क्या करते हैं, बाहर के काम को एक प्रॉपर व्यक्ति को सौंप देते हैं कि आप बाहर का काम देखिए, तो वो बाहर का काम देखेगा। कहने का मतलब वो उस कार्य का संचालन करेगा, अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेगा, या यूँ कह ले वह उस बाहर के कार्य का मैनेजर होगा, वो चाहे जिसको वो बाहर का काम सौंप दे। ठीक उसी प्रकार बच्चा जो केंद्रक होता है वो मेरी कोशिका का मैनेजर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोशिका के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों का संचालन करता है। बोलो इतने में कोई प्रॉब्लम? इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो चलिए ठीक, देखते हैं और हमारे इसके अंदर क्या पाया जाता है। तो बच्चा लोग इसके अंदर एक डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए क्या होता है? तो भैया देखिए, जो डीएनए होता है इसका पूरा नाम होता है, डीएनए का पूरा नाम होता है तुम्हारा डीऑक्सी, ये भी पूछ सकता है। देखिए हर पॉइंट को आपको बताएंगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये होता है मेरे डीएनए का पूरा नाम। अगर डीएनए का पूरा नाम आपसे कोई पूछेगा तो आपको बताना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और ये पाया कहाँ जाता है जी? ये केंद्रक में पाया जाता है। और केंद्रक कहाँ पाया जाता है जी? केंद्रक मेरा सेल में पाया जाता है। केंद्रक की खोज किसने किया? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। बोलो क्लियर? केंद्रक से बस इतने ही से ज़्यादा पॉइंट नहीं पूछे जा सकते, इतने से ज़्यादा पॉइंट नहीं पूछे जाएंगे। जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, जितने आपके सिलेबस में थे, सभी पॉइंट इसमें बता दिए गए। ठीक, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट जो अंग है वो क्या हो सकता है। जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए ठीक, अब हम लोग अपना अगला देखेंगे। अगला हमारा क्या है? अगला मेरा क्या हो सकता है? देखिए हर एक अंक को आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया जाएगा, बहुत अच्छे से। आज मेरा साइंस का एक चैप्टर तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये पहला चैप्टर नहीं है, ये पहला चैप्टर नहीं है, लेकिन ये है, ये आपके यहाँ पर है सिलेबस में। तो मैंने सोचा पहले आपको यही टॉपिक पढ़ाया जाए। देखिए जो अगली आपका आता है वो होता है अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका, अब ये भैया क्या बला है अंतःप्रदव्य जालिका? अब यार इसको कैसे सीखेंगे हम लोग अंतःप्रदव्य जालिका को? तो देखिए इसकी भी तो खोज किसी ने की होगी, जिस प्रकार केंद्रक की कोशिका की खोज किसी ने की, उसी प्रकार भाई इसकी भी खोज किसी ने की होगी। तो इसकी खोज किसने की? तो हम लोग देखेंगे इसकी खोज किसने किया। खोज से किसके? तो एक वैज्ञानिक थे गार्नियर। कौन थे? गार्नियर। गार्नियर ने 1891 में इसकी खोज की थी। गार्नियर ने 1897 में अंतःप्रदव्य जालिका की खोज की थी। किसने? गार्नियर ने। आपसे पूछेगा अंतःप्रदव्य जालिका की खोज किसने की, तो आप बताना। अगर बड़े हैं तो श्रीमान, छोटे हैं तो चाहिए इसे बता देना, बताना। इनकी खोज अंतःप्रदव्य जालिका की खोज गार्नियर ने 91 में किया था। 1891 में किया था। इतना क्लियर हो गया ना? 1891 में किया था। अब इनका कुछ मुख्य कार्य भी तो होता होगा, इनका कुछ मुख्य कार्य भी तो होता होगा। तो इनका बेटा जो मुख्य कार्य होता है, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पदार्थों का परिवहन। पदार्थों का परिवहन। अब ये परिवहन क्या होता है? परिवहन, देखिए जो पदार्थ आएंगे हमारे शरीर में, सॉरी सेल में, हमारी कोशिका में जो पदार्थ आएंगे उनको कहाँ कहाँ पहुँचाना है और किस किस जगह पहुँचाना है, ये काम होता है मेरा अंतःप्रदव्य जालिका का। क्योंकि परिवहन का मतलब होता है पहुँचाना, तो किस पदार्थ को कहाँ तक पहुँचाना है, ये मेरा काम हो गया अंतःप्रदव्य जालिका का। तो क्लियर हो गया ना? अच्छा एक यहाँ से एक पॉइंट बता दें, इसमें बेटा राइबोसोम पाया जाता है। इसमें अंतःप्रदव्य जालिका में भी राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम और पाया जाता है। राइबोसोम कोशिका में तो पाया ही पाया जाता है, साथ में ये जो है तुम्हारा अंतःप्रदव्य जालिका में भी पाया जाता है। और राइबोसोम को कहते क्या है? एक नाम से और जानते हैं, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं।
ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि जो आपका राइबोसोम है, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो राइबोसोम मेरा तो पाया जाता है एक तो कोशिका में, और दूसरा कहाँ पाया जाता है? तो दूसरा आपका पाया जाता है बेटा अंतःप्रद्रव्य जालिका में। और राइबोसोम को किस नाम से जानते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है। वैसे पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन तब भी आपको इसको नोट कर लेना। देखिए, आप ना दूसरे के सहारे मत रहिए, आप दूसरे के सहारे मत रहिए, क्योंकि लेट हो सकता है यार, किसी दिन पीडीएफ आपको नहीं मिल सकती। तो आप पढ़ रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठिए, इंपॉर्टेंट पॉइंटों को नोट कर लीजिए यार, 1 मिनट लगेगा। नोट कर लोगे तो आप क्या होगा, जब कभी पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर है एकदम? चलिए, अपना नेक्स्ट जो मेरा अंग होता है मैं देखता हूँ वो क्या होता है, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए ठीक, इतना नोट। अब हम लोग अगला जो अपना देखने वाले हैं अंग, वो मेरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इससे तो क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्योंकि ये है ही यार ऐसा, देखिए, जो अगला मेरा 3 नंबर है, 3 नंबर वो है बच्चा मेरा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया भैया क्या है, इसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। देखिए, सबके खोजकर्ता मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, है भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि यार एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अरे मेरे को क्या पता वो क्या पूछेगा, हम तो अपना 100% तैयारी करेंगे, वो चाहे यहाँ से पूछें और चाहे वहाँ से पूछें, समझ रहे हो ना, चाहे यहाँ से पूछे चाहे वहाँ से पूछे, हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया। तो एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट अल्टमैन। कौन थे? रॉबर्ट अल्टमैन। इनकी जो खोज किया था तुम्हारे, वो थे रॉबर्ट अल्टमैन। और इन्होंने इसकी खोज किया था 1890 में। रॉबर्ट अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में किया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है भैया ऊर्जा को पहुंचाना। इसका क्या कार्य होता है? ऊर्जा को पहुंचाना। अगर हम इसका कार्य कहें, तो इसका कार्य होता है ऊर्जा को प्रत्येक अंग तक पहुंचाना। ऊर्जा को पहुंचाना लिख रहे हैं, आप समझ जाओगे, ऊर्जा को पहुंचाना। और किस तक पहुंचाना? प्रत्येक अंग तक पहुंचाना। ये होता है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य। और कुछ कार्य होते हैं, और क्या कार्य होते हैं? श्वसन करना। एक तो हो गया मेरा, ऊर्जा तो पहुंचाएगा, लेकिन श्वसन में भी आवश्यक होता है, क्या मेरा? माइटोकॉन्ड्रिया। और एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है बेटा? एटीपी बनाता है। ये एटीपी का निर्माण करता है, क्या मेरा? माइटोकॉन्ड्रिया। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसीन ट्राइफॉस्फेट। जो इसका पूरा नाम होता है एटीपी का, क्या होता है? एडेनोसीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो मेरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी पाया जाता है, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एटीपी का पूरा नाम एडेनोसीन ट्राइफॉस्फेट होता है। बोलो, इतने में क्यों कोई प्रॉब्लम? इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। और इससे ज़्यादा, और हाँ, इसको किसी नाम से और जानते हैं, किस नाम से? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। चाहे ऊर्जा घर पूछे, चाहे पावर हाउस पूछे, वो बेटा मेरा माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। क्लियर एकदम? बोलो, एकदम क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज़ आपकी क्लियर होना चाहिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट बचता है, तो उसको हम बता देंगे, फिर मेरा ये वीडियो खत्म होगा। और हाँ, अभी इसमें 1 या 2 टॉपिक रहेंगे, क्या? जैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, उसके बाद ऊतक, ये सब चीज़ें जो रहेंगे वो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद एक पॉइंट आपको याद रखना, एक आता है गाल्जी काय। अब ये गाल्जी काय तुम्हारा क्या होता है? गाल्जी काय का खोज किसने किया, ये समझ लो बस।
ठीक, तो चलिए यहीं से बता देते हैं, तब तक तो नोट हो ही गया होगा। अगला जो मेरा आता है 4 नंबर, वो होता है गाल्जी काय। गाल्जी काय, अब ये गाल्जी काय की किसी को खोज किसने की, तो गाल्जी काय की जो खोज थी वो गाल्जी ने ही की थी। वो एक थे फैमिलो गाल्जी ने, एक थे हमारे फैमिलो गाल्जी, फैमिलो गाल्जी, एक वैज्ञानिक थे मेरे फैमिलो गाल्जी, जिन्होंने 1857 में इसकी खोज की थी। 1857 में इसकी खोज की थी किसने, गाल्जी, फैमिलो गाल्जी ने। फैमिलो गाल्जी ने गाल्जी काय की खोज 1857 में की थी। इतना क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।